नमस्कार, मैं आप सभी का सपनों से बुनी कहानियां की आज की कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी का नाम है विलुप्त धर्म। यह लेखक की काल्पनिक मौलिक रचना है। इस कहानी में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से केवल एक संयोग होगा। त्रयोदश कहानी विलुप्त धर्म। पूर्णिमा की रात्रि, 10 बजे, ब्रह्मानंद अपनी शयनशैया पर लिखता है और प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों का ध्यान करते हुए मंत्र जपने लगता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। जब वह जगता है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। ब्रह्मानंद ने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, पर वह निराश हुए बिना लिखना प्रारंभ करता है। ठंडे पसीने से तरबतर रोशन का हृदय उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह भय की भावना को दूर करने का प्रयास करते हुए बिस्तर पर बैठ गया, जिसने उसे सपने में उसे हरा दिया था। वह हिल नहीं सका। काली साड़ी पहने खिड़की के माध्यम से कमरे में चढ़ने का प्रयास करती बूढ़ी औरत की छवि उसके मस्तिष्क से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे वह अपने आप को शांत करने का प्रयास कर रहा था, उसको स्वप्न के एक एक दृश्य का स्मरण हो रहा था और साथ ही साथ अपराध बोध का एहसास भी। भीख में खाना मांगने वाली बूढ़ी स्त्री के साथ उसने जैसा व्यवहार किया था, उससे उसने महसूस किया कि वह उसके प्रति बहुत कठोर था। वह बिस्तर से उठा और बाहर झांकते हुए खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरे में दूर दूर तक सन्नाटा था। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी। रोशन ने स्वयं को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन वह रोटी के लिए भीख मांगती बुढ़िया और उसके द्वारा उसके प्रति किए गए व्यवहार को भूल नहीं पा रहा था। काली साड़ी पहने खिड़की के माध्यम से कमरे में चढ़ने का प्रयास करती बूढ़ी औरत की बात दिमाग में आते ही उसके शरीर में कपकपी दौड़ जाती। वह अपना मन साफ करने के लिए कपड़े बदल कर टहलने निकल गया। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए वह धीरे धीरे नगर की सुनसान सड़कों पर चल रहा था। थोड़ी देर में वह स्वप्न को भूल गया और खुशी का अनुभव करने लगा। अचानक से रोशन का ध्यान दूर सरकारी भवन के सामने एकत्रित भीड़ पर पड़ा। यह दृश्य देखते ही रोशन का खून ठंडा हो गया। उसको लगा अब कुछ पल पहले वहां कोई नहीं था, फिर इतनी शीघ्र भीड़ कैसे एकत्र हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वह जहां खड़ा था वहां से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस इतना समझ में आ रहा था कि वे लोग कुछ नारे लगा रहे हैं और प्रतीक दिखा रहे हैं। उसने उस ओर जाने का निर्णय करके चला गया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा और सुनाई देने लगा। रोशन संकेतों को पढ़ नहीं पा रहा था, न ही नारे के शब्दों को पकड़ पा रहा था। वे सब किसी ऐसी भाषा में थे जिसके विषय में उसने कभी सुना नहीं था। भीड़ ने जैसे कपड़े पहने थे, वैसे कपड़े रोशन के संज्ञान के अनुसार कभी चलन में नहीं थे। जैसे ही रोशन ने भीड़ के पास पहुंचा, उसको भय की तरंग का तेज झटका लगा। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भीड़ में वह बुढ़िया भी थी जिसे उसने स्वप्न में देखा था। वह भी तेज स्वर में नारे लगा रही थी। उसका चेहरा क्रोध और घृणा से विकृत था। वह तुरंत बुढ़िया के पास पहुंचा और पूछा, आप कौन हो? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? आप लोग किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? बुढ़िया हंसने लगी और अचानक पूरी भीड़ उसके साथ हंसने लगी। फिर एक सेकंड के भीतर पूरी भीड़ और बुढ़िया अदृश्य हो गए। सरकारी भवन के सामने रोशन अकेला खड़ा रहा गया। भ्रमित और डरे हुए रोशन को कुछ समझ नहीं आया और वह तेजी से वहां से भागा। उसके भागने से पहले एक सुरक्षाकर्मी ने उसकी जानकारी के बिना उसके कई छायाचित्र ले लिए थे। बेचैन रोशन जल्दी से अपने घर जाकर किसी तरह सो गया। अगले दिन रोशन ने बहुत चिंतन किया। फिर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे अपने देश और धर्म के इतिहास के बारे में कुछ शोध करना चाहिए। उसने भाषा और शिक्षा प्रणाली में हुए परिवर्तनों के आधार पर शोध आरंभ किया। जैसे जैसे वह अपने शोध में आगे बढ़ता गया, उसे अपने सपने का महत्व समझ आने लगा। बूढ़ी औरत जीवन के पुराने तरीकों का प्रतीक थी, जो खो गया है। उसकी भूख ज्ञान की भूख का प्रतिनिधित्व करती है जो रोशन में थी, पर वह उसे मार रहा था और बेमतलब का जीवन जिए जा रहा था। काली साड़ी में बूढ़ी औरत अतीत
उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है इसका प्रतीक थी। रोशन को लगा उसे अपना शोध जारी रखना चाहिए। उसे अपने देश के साथ फिर से जुड़ने की जरूरत थी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने प्रयास करने का निश्चय किया। एक दिन रोशन और उसकी पत्नी का अपहरण हो गया। रोशन की जब आंख खुली वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से पिंजड़े में बंद था। पिंजड़ा एक दीवार पर लगा था और उसमें केवल उकरू मुकरू बैठने की जगह थी। वे दोनों निर्वस्त्र उसी पिंजरे में बैठे थे। उस कमरे में बहुत अंधेरा था और रहकर दूसरे लड़कों और लड़कियों की दर्द भरी चीखों से गूंज रहा था। यह सब दीवार से लगे अन्य पिंजरों में बंद थे। निश्चित अंतराल पर एक व्यक्ति कमरे का चक्कर लगाने आ जाता था। एक दिन जैसे ही वह व्यक्ति चक्कर लगाते हुए रोशन के पिंजरे के पास आया, रोशन चिल्लाया, कृपया हमें छोड़ दे। हमने कुछ गलत नहीं किया है। आपने हमें इस तरह बंधक क्यों बनाया है? व्यक्ति ने आराम से कहा, दिमाग चलाओ, सब समझ आ जाएगा। रोशन ने दोहराया, कृपया हमें छोड़ दे। व्यक्ति तेज स्वर में हंसने लगा और पूछा, किस लिए छोड़ दे? रोशन ने पुनः दोहराया, कृपया हमें छोड़ दे। व्यक्ति, यहाँ तुम दोनों के पास बहुत समय है, जितना चाहो उतना शोध कर, और तुम्हारी सहायता के लिए अन्य पिंजरों में तुम्हारे जैसे लोग हैं। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद कई दिनों तक जो व्यक्ति चक्कर लगाने आए उनमें से किसी ने भी रोशन की किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर एक दिन वही व्यक्ति आया। उसको देख रोशन रोते हुए चिल्लाया, कृपया हमें छोड़ दे। आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप हमें छोड़ दीजिए। रोशन की पत्नी ने भी उस समर्थन करते हुए रोते हुए कहा, हमें छोड़ दो। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हमें छोड़ दो। उनकी यह स्थिति देख वह व्यक्ति हंसते हुए वहां से चला गया। इसके उपरांत एक दिन जब रोशन और उसकी पत्नी नींद से उठे तब उन्होंने स्वयं को एक अपरिचित घर में पाया। उनके घावों पर पट्टी लगी थी और दवाएं रखी थी। उनके नए पहचान पत्र मेज पर रखे थे। रोशन की नई नौकरी का पत्र और पता लिफाफे में रखा हुआ था। इसके बाद उन दोनों ने अपने भूतकाल के विषय में कभी भी बात न करने का निर्णय लिया और वर्तमान को अपना लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। इस पीढ़ी में आपने इतिहास को मूल से जानने की प्रबल थी। यह पीढ़ी किसी से हार मानने वाली नहीं थी। सत्य की खोज करते हुए उन्होंने अपने भूतकाल को जान के उसे वर्तमान में अपना कर अपने भविष्य को बदल दिया। रोशन, उसकी पत्नी और अन्य इस परिवर्तन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, परंतु सत्य अपना मार्ग स्वयं बनाते हुए शक्तिशाली बन के देर से ही लेकिन सभी के प्रकाश में आया। इस काल्पनिक कहानी को सुनने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी से अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।